ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसमें वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन की विशेष बातचीत। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 60 के दशक में एक बहुत छोटी से शुरुआत की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन था और उस वक्त ऐसा था कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उनके विजन को एक रॉकेट को अगर देखा जाए तो साइकिल पर उसके पार्ट्स ले जाए जाते थे। वहां से एक छोटी शुरुआत की। डॉक्टर सिंह, आप पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रालय का कार्यभार देख रहे हैं। तब से लेकर अब तक पिछले 6 दशकों में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा है, इस पर आपकी टिप्पणी। मैं तो ये कहूंगा कि एक अपने में एक बेमिसाल उदाहरण स्थापित किया है भारतवर्ष ने। और यदि आप स्मरण करें तो जिस समय भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन लगभग चंद्रमा के धरती पर उतरने की तैयारी कर रहे थे और हम गीत गाते थे चंदा मामा दूर के। तो इतनी तीव्र गति से, और इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा थी, कितनी योग्यता थी। अभाव था तो शायद उस तरह का वातावरण उन्हें नीति निर्धारित करने वाली व्यवस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध नहीं था। और वो कमी फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुई। और मैं कहूंगा कि पिछले 8-8.5 वर्षों में तो एक क्वांटम जंप हुआ और उसके पीछे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी निर्णय हैं जो मोदी जी ने लिए। पिछली कुछ रिवायतों से हट करके, पिछले कुछ बंधनों को तोड़ करके, उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। हालांकि पहले एक तरह की धारणा थी कि गोपनीयता में ही काम होता है जितना भी यहाँ हुआ करता है। और साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में, नागरिक के जीवन में सरलीकरण लाने के लिए भी एक उपयोग का साधन बनाने का काम हुआ। जी डॉक्टर सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा। और भारत ने अगर देखा जाए तो आपने कुछ दिन पहले ही संसद में क्वेश्चन आवर के दौरान बताया था कि इसरो ने 177 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जो 19 देशों के सैटेलाइट थे। और ये 19 देश कौन से थे? ये विकसित देश हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, इजराइल, जापान वगैरह कंट्री शामिल हैं। अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमने दिया है इस तरीके से। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में ये कितना आगे और जाएगा? निश्चय, जैसे आपने ठीक कहा कि यदि इतने सारे देशों से, विकसित देशों में से इतनी भारी संख्या में यहाँ लॉन्चिंग्स होती हैं, तो वो इसलिए संभव हुआ। एक तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पिछली बंदिशों से मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। दूसरा इसलिए भी कि हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा की इतनी विश्वसनीयता है कि विकसित देश भी ये समझते हैं कि यदि उनकी लॉन्चिंग हमारे यहाँ से होती है तो वो एक बड़े सामान्य ढंग से स्मूथली होने की उनको एक तरह की उनको विश्वास भी है, गारंटी भी है। और जितनी भी ये लॉन्चिंग हुई हैं बहुत सफल ढंग से और बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता के साथ हुई हैं। और आने वाले समय में निश्चय ही इस प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान भी अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से होगा, न केवल विदेशी लॉन्चिंग्स के जरिए बल्कि स्टार्टअप्स के जरिए भी। बहुत कम ये बात उल्लेख में आती है कि मात्र 2-3 वर्ष हुए हैं जब से अंतरिक्ष विज्ञान के विभाग को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। लेकिन इस थोड़े से अवधि काल में भी हमारे पास 100 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और बड़े ही प्रतिभाशाली स्टार्टअप्स जिनकी गिनती दुनिया के किसी भी स्टार्टअप ग्रुप के साथ की जाती है। अभी हाल ही में जो स्काई रूट ने लॉन्चिंग किया है वो दुनिया के चंद एक ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स में से है जिन्होंने अपना रॉकेट विकसित किया हो। इसके साथ ही क्या आप परमाणु ऊर्जा को भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, निजी क्षेत्र के लिए खोलने का कोई विचार है आगे? अंतरिक्ष को लेकर के थोड़ी सी रुचि आम समाज में, जनसाधारण में, मीडिया में अधिक रही, इसलिए उसकी सूचना, उसकी जानकारी अधिक उपलब्ध रहती है। लेकिन हकीकत ये है कि परमाणु विभाग में भी, एटॉमिक एनर्जी में भी कई एक ऐसे निर्णय क्रांतिकारी दिए गए। उदाहरण के तौर पर वो भी एक गोपनीयता में ही काम करता था अधिकतर, अब उसको जॉइंट वेंचर्स के लिए खोल दिया गया और ये फैसला भी पिछले 3-4 वर्षों में ही हुआ। और लेकिन शुरुआत में जॉइंट वेंचर्स पीएसयू के साथ रहेंगी, फिर उस अनुभव से जो हमें समझ आएगी फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि उससे हमें ये लाभ होगा कि पहले हमारे पास थोड़ी सी कमी रहती थी, आर्थिक तौर पर भी कुछ दिक्कतें रहती थी, धनराशि की कमी रहती थी और अधिकतर हमारे परमाणु जितने भी संस्थान थे वो
सीमित रह गए थे दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों तक या फिर पश्चिम में महाराष्ट्र तक, अब और कुछ एक गुजरात में। लेकिन अब थोड़े ही समय के बाद जहां बैठे हुए हैं दिल्ली राजधानी के ही नजदीक लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में गोरखपुर नाम के स्थान पर पहला हमारा परमाणु ऊर्जा संस्थान काम करना शुरू कर देगा। तो ये भी तभी संभव हो पाया है कि इसको विस्तृत करने की इच्छा शक्ति भी सरकार ने जताई है और उसके लिए कोई एक ठोस नीति भी निर्धारित की है। जी डॉक्टर सिंह, अगर हम याद करें तो तकरीबन 6 साल पहले 2016 में विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद एक बैठक हुई थी अंतरिक्ष विभाग की और बाकी दूसरे मंत्रालयों की, और स्पेस एप्लीकेशंस की बात उसमें की गई थी ताकि जो मंत्रालयों की समस्याएं हैं, उनसे जो इश्यूज आ रहे हैं, उसको निपटाया जा सके। इसमें क्या प्रगति हुई है अब तक? आप ठीक कह रहे हैं, ये पहली बार इस प्रकार का प्रयोग किया गया था कि 2-2.5 दिन बैठ करके अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों का विचार विमर्श हुआ बारी बारी से अन्य विभागों और अन्य मंत्रालयों के साथ, ताकि वो ये जानकारी साझा कर सकें कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उपयोग में लाई जा सकती है भिन्न भिन्न विभागों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर उस जमाने में बहुत सारे रेल के एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन शायद रेल के विभाग में बहुत से लोगों की जानकारी में नहीं था कि अंतरिक्ष के विज्ञान के द्वारा, स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे पास इस तरह के साधन मौजूद हैं कि चलती रेलगाड़ी में अगर 10-15 किलोमीटर दूर कोई इस प्रकार की दुर्घटना वाला कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी संभावना दिखती है तो स्पेस टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट की इमेजिंग के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और समय पर ब्रेक लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उसी अनुभव से सीख करके बाद में इसको हमने एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की, क्योंकि 6-7 विभाग हैं विज्ञान के जिनके साथ मेरा संबंध है, तो हमने एक सामूहिक बैठकों का क्रम शुरू किया हर मास, और इसी प्रकार हर एक साइंस का विभाग भिन्न भिन्न सेक्टरल विभाग के साथ बैठ करके विचार विमर्श करने लगा, क्योंकि अनेकों ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो दूसरे विभागों में भी उपलब्ध है। CSIR में हेली